जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप लोग को स्वागत करते हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं रोशन आनंद सर का पॉलिटी का यह 880 क्वेश्चनों का ये सीरीज है, जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। यह वीडियो जो है पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 प्ले लिस्ट में डाला गया है, आप लोग जाकर देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बोलेंगे, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे और यूट्यूब के भीड़ में कहीं ये खो ना जाए, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। चलिए 400 क्वेश्चन नंबर 400 जो दिया गया है, इस पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष जो है किसको अपना त्यागपत्र देगा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र से सौंपता है। और उपाध्यक्ष किसको त्यागपत्र सौंपेगा, तो ये लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो दोनों आपस में त्यागपत्र लेते हैं और देते हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जी। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मालवंकर जो साहब जो थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा, तो उपाध्यक्ष जो है अनंत सैनम जो थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर साहब जो बनाए गए थे। और प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक ले रहा था। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो रहा था 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक ले रहा था। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक, याद कीजिए छोटा डेट के साथ। 17 अप्रैल से लेकर 1952 से आपको 4 अप्रैल 1957 तक लिए प्रथम लोकसभा का कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय से सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है। तो आपको आर्टिकल 100 सब आर्टिकल 4 से ये जानकारी मिलती है। तो 101 के सब आर्टिकल 4 में क्या होता है, क्या कोई भी व्यक्ति जो है सदन का सदस्य जो है लगातार 60 दिन तक ले या कोई भी अधिवेशन में भाग नहीं लिया है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जा सकती है, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है। तो आपको आर्टिकल 101 के सब आर्टिकल 4 में बताया गया है। पूर्व संसद सदस्यों का पेंशन की व्यवस्था कब लागू किया। पूर्व संसद जो है उनके सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था कब से लागू किया गया, 1976 से लागू किया गया है। पूर्व संसदों की सदस्यों की पेंशन की जो व्यवस्था जो लागू किया गया 1976 से लागू किया गया है। संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किस आर्टिकल में अधीन किया गया है। तो आपको संसद की जो कार्य होगा हिंदी में या अंग्रेजी में किस आर्टिकल के अधीन किया गया है। तो आपको 348 के आर्टिकल में ये आपको संसद की कार्रवाई हिंदी और अंग्रेजी में उसके अधीन किया गया है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, भारत का एक न्यायवादी होगा जिसकी चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है। तो भारत का एक न्यायवादी जो होगा जिसकी चर्चा आपको आर्टिकल 76 में किया गया है। आर्टिकल 76 में न्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा भाई। न्यायवादी की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था किस आर्टिकल में। तो राज्य के लिए क्या होगा, तो महाधिवक्ता होगा। राज्य के लिए महाधिवक्ता जिसकी चर्चा आर्टिकल 165 में किया गया है। 165 में तो महाधिवक्ता जो है राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अब भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किस आर्टिकल है, आर्टिकल 76 में। राज्य के महाधिवक्ता जो है जिसकी जानकारी हमें आर्टिकल 165 से मिलती है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति पूछेगा, नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। भारत का एक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होगा।
जिसकी जानकारी किस आर्टिकल से प्राप्त होती है? तो 148 के आर्टिकल से 148 के हमें क्या जानकारी मिलती है? भारत के लिए एक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी जानकारी हमें 148 के आर्टिकल से मिलती है, 148 के आर्टिकल से मिलती है। भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की अवकाश ग्रहण करने की अंतिम उम्र सीमा क्या होती है? तो 65 वर्ष होनी चाहिए। 65 वर्ष तक ले ये अपना अवकाश पद पर बना रह सकता है, 65 वर्ष तक ले रिटायर करेगा। नियंत्रण महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं और संबंधित जो प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है और जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं, जिसकी चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 151 के सब आर्टिकल 1 में किया गया। 151 के सब आर्टिकल 1 में किया गया है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक जब रिपोर्ट देगा, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, तो वह संसद के पटल पर रखा जाएगा, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है? 151 के सब आर्टिकल 1 से जानकारी मिलती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। नियंत्रण महालेखा परीक्षक किस समिति के गाइडलाइन में काम करता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस समिति के गाइडलाइन में काम करता है? तो लोक लेखा समिति के गाइडलाइन पर महानियंत्रक परीक्षक जो है काम करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है किसके गाइडलाइन में काम करता है? तो लोक लेखा समिति के गाइडलाइन पर काम करता है। भारत एक संचित निधि होगा, भारत की एक संचित निधि होगा। भारत के लिए क्या होगा? एक संचित निधि होगी, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है? जिसकी जानकारी हमें 266 के सब आर्टिकल 1 से मिलती है। भारत के लिए क्या होगा? एक संचित निधि होगा, इमरजेंसी कोष जो बनाया जाएगा। तो भारत के लिए एक संचित निधि होगा, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से? तो 266 के सब आर्टिकल 1 से मिलती है। 266 के 1 आर्टिकल समझ में आ गया। भारत के लिए संचित निधि। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाएगा? भारत राष्ट्रपति के लिए वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से, जिसकी जानकारी आपको 266 के 1 से मिलती है। 266 के 1 से मिलती है ना, भारत के संचित निधि। इसी से आपको राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? तो आपको ध्यान रखेंगे, भारत के संचित निधि से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन और भत्ता आपको ध्यान रखेंगे किस निधि से? तो भारत के संचित निधि 266 के 1 में जिसकी चर्चा किया गया है। लोकवित्त पर नियंत्रण करने के लिए किस आर्टिकल का प्रावधान किया गया? तो लोकवित्त पर जो नियंत्रण करने का जो प्रावधान किया गया है किस आर्टिकल में देखने को मिलता है? तो 112 में है। लोकवित्त पर नियंत्रण रखने के लिए किस आर्टिकल का प्रावधान किया गया है? तो 112 आर्टिकल में, 112 आर्टिकल में किया गया है। भारत का आकस्मिक निधि की चर्चा, भारत के लिए आकस्मिक निधि की चर्चा जो है 267 में क्या किया गया है? भारत के लिए आकस्मिक निधि की चर्चा किया गया है। इमरजेंसी कोष की स्थापना किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत का आकस्मिक निधि कब गठित किया गया था? तो भारत के लिए जो आकस्मिक निधि का जो गठन किया गया था 1950 में किया गया, जिसकी जानकारी आपको 267 में किया गया है। ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो जिसकी आर्टिकल पूछ रहा है तो आपको 368 आर्टिकल में किया गया है। 368 में क्या बताया गया है? भारत के लिए जो है संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, 368 में किया गया है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो संविधान संशोधन जो विधेयक है जो किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये दोनों सदनों में पेश किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों सदनों में आपको संविधान संशोधन पेश किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? भाग पूछेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। भारत का न्यायिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत का जो न्यायिक व्यवस्था जो है आपको एकहरी या एकीकृत है या एकहरी है। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत का न्यायिक प्रक्रिया कैसी है? तो आपको एकहरी या एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो नई दिल्ली में आप जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो है, ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया? सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन संबंधी जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल आपको 124 में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में? सर्वोच्च न्यायालय की जानकारी आपको किस आर्टिकल में मिलेगी? तो आपको 124 आर्टिकल में मिलेगी। 124 आर्टिकल में ध्यान रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या आपको 34 है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितना है? तो आपको 34 है, 34।
सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो किया जाता है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इन न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से करेंगे? तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जो करेंगे, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसके सलाह पर? तो आपको मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करेंगे, मुख्य न्यायाधीश याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा कितना है? तो उसकी अवकाश ग्रहण करने की जो सीमा है 65 वर्ष बताया गया है, 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय की जो है रिटायरमेंट की 65 वर्ष बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो ये आपको पद और गोपनीयता का शपथ आपको राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिलाया जाता है। न्यायाधीश का वेतन और भत्ता के विषय में जानकारी किस आर्टिकल में दिया गया है? तो न्यायाधीश के वेतन और भत्ता की जानकारी किस आर्टिकल में? 125 आर्टिकल में बताया गया है। 125 आर्टिकल में 125 आर्टिकल में क्या बताया गया सर? न्यायाधीश के वेतन और भत्ता की जानकारी हमें 125 आर्टिकल में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन आपको कितना है? तो 2,80,000। सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 है, 2,80,000 रुपया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन पूछेगा तो 2 लाख में 2.5 लाख रुपया है। 2.5 लाख रुपया कितना है? तो अन्य न्यायाधीशों का। 2,80,000 किसका है? तो चीफ जस्टिस का है। ध्यान रखेंगे इस बात को। सबसे अधिक समय तक ले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति कौन है? वाई.बी. चौहान, जिसे यशवंत विष्णु चौहान है। वाई.बी. चौहान जो है, यशवंत विष्णु चौहान जो है, वाई.बी. चौहान, वाई.बी. चंद्रचूड़, वाई.बी. चंद्रचूड़ जो है, वाई.बी. चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो है, सबसे लंबा समय तक ले ये आपको न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति हैं। इस बात को ध्यान रखें। सबसे कम समय तक ले न्यायाधीश बनने वाले कौन हो गए? कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह जो है सबसे कम समय तक ले मुख्य न्यायाधीश बने हुए थे। इस बात को ध्यान रखेंगे। जब भारतीय पद्धति में लोकहित मुकदमा जो है PIL लाया गया, तो उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PIL जब लाया गया था उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भागवती जो थे, तो उस समय PIL लाया गया था। तो P से हो जाएगा ना, तो P से PIL, तो इस बात याद रखें, दोनों में P है कॉमन। तो PN भागवती के समय लाया गया था PIL। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय पूछेगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है देश का सबसे बड़ा अपीलीय संस्थान जो है। ये बातें ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत वो सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं? तो आपको आर्टिकल 143 आर्टिकल के तहत 143 आर्टिकल के तहत क्या होगा? राष्ट्रपति जो है आपको सार्वजनिक महत्व के बारे में, किसी विवाद के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से क्या मांगेंगे? परामर्श मांगेंगे। किस आर्टिकल के तहत? 143 के तहत मांगेंगे। किस आर्टिकल के अनुसार आपको सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है? आपको किस आर्टिकल के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 129। अभिलेख न्यायालय की चर्चा किस आर्टिकल में? 129 में किया गया है। 129 में किया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभिलेख न्यायालय 129 में किया गया है। भारत में मौलिक अधिकारों के रक्षा कौन है? तो भारत में मौलिक अधिकारों को रक्षा का गार्जियन कौन है? तो आपको सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है आपके मौलिक अधिकारों या हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षा कौन है? आपको सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है, जिसकी चर्चा किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 32 को जो है बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का गार्जियन जो है आपको इसी आर्टिकल में जो है मौलिक अधिकार का संरक्षण की बात किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा, जिसकी जानकारी किस आर्टिकल में? तो 124 में, 214 में है। 214 में बताया गया है। क्वेश्चन पूछेगा 214 आर्टिकल में क्या बताया गया है? तो राज्य के लिए आपको एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य के लिए क्या होगा? एक उच्च न्यायालय, जिसकी जानकारी आपको 214 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
संसद विधि के द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों और किसी संघ क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, एक ही उच्च न्यायालय होगा, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल के तहत, आपको 231 आर्टिकल में। कहने का मतलब है कि एक या एक से अधिक राज्यों के किसी संघ क्षेत्रों के लिए एक ही आपको उच्च न्यायालय होगा, जिसकी जानकारी आपको क्या होगा, 231 आर्टिकल में बताया गया, 231 आर्टिकल में बताया गया, जिसकी जानकारी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 आपको ध्यान रखेंगे, आपको 25 उच्च न्यायालय है, 25 उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ आपको उच्च न्यायालय के शपथ पूछेगा हाई कोर्ट वाला। तो ये जो संबंधित राज्य के राज्यपाल, जिस राज्य में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाया जाएगा, उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की उम्र सीमा कितना है, तो ये आपको 62 वर्ष बताया गया, 62 वर्ष ध्यान रखेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, 1862 में किया गया था, 1862 में आपको कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, ध्यान रखेंगे। कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो पश्चिम बंगाल आते हैं, पश्चिम बंगाल आते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं, तो ध्यान रखेंगे अंडमान निकोबार और द्वीप समूह किसके अंतर्गत में आते हैं, आपको पश्चिम बंगाल के अंतर्गत में। कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत में पश्चिम बंगाल और कोलकाता उच्च न्यायालय की आता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, 1916 में किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना मद्रास का आपको 1862 में किया गया, 1862 में किया गया था। कोलकाता का भी आपको, कोलकाता का भी और मद्रास का भी 62 में, तो 62 में मद्रास हो गया है ना, कोलकाता हो गया, ध्यान रखेंगे। पटना के भी, पटना के को 1916 में किया गया था, 1916 में, ध्यान रखेंगे। पटना उच्च न्यायालय 1916 में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो मद्रास में तमिलनाडु और पुडुचेरी, तमिलनाडु और पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत में आते हैं, तो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत में आते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत में आते हैं, ध्यान रखेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है, तो चेन्नई है। मद्रास उच्च न्यायालय का मूल स्थान पूछ रहा है, तो आपको मूल स्थान कहाँ है, तो चेन्नई में बताइएगा, चेन्नई में। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना, उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 1900 देश के 47 में आज़ाद हुआ, 48 में आपको स्थापना, आपको उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना किया। 1948 में उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ पर है, अभी मूल स्थापना का कटक है, कटक जो है उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कटक में ही है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 1948 में ही है। गुवाहाटी भी आपको, उड़ीसा भी, ध्यान रखेंगे, उड़ीसा भी आपको 1948 में किया गया था। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत में कौन कौन से आते हैं, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो चलिए याद करते हैं। असम आते हैं, असम तो आ ही गया ही। नागालैंड आता है, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे। तो ये 4 राज्य आते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत में, आपको असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य आते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत में कौन, इसकी स्थापना कब किया गया, केरल उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 1956 में किया गया। 1956 में आपको केरल उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, 1956 में। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत में कौन सा आता है, तो केरल और लक्षद्वीप आता है। केरल और लक्षद्वीप किससे उच्च न्यायालय के अंतर्गत में आता है, तो आपको केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत में आता है। केरल राज्य की स्थापना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में किया गया था, 1956 में। केरल उच्च न्यायालय के जो मूल स्थान कहाँ है, तो एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम में जो है केरल उच्च न्यायालय के जो है, यहीं पर आपको एर्नाकुलम में जो है कोलकाता उच्च न्यायालय बनाया गया है। गुजरात उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है, तो अहमदाबाद में। गुजरात उच्च न्यायालय जो कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ है, तो ये आपको अहमदाबाद में देखने को मिलता है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में किया गया। 1960 में गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना आपको अहमदाबाद में 1960 में किया गया। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय किस स्थान पर, तो आपको शिमला में जो है, हिमाचल प्रदेश जो है शिमला में। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थान कहाँ है, तो आपको मूल स्थान जो है हिमाचल प्रदेश में है, शिमला में है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना आपको 2000 में किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना आपको कहाँ किया गया, बिलासपुर में 2000 में किया गया था। बिलासपुर में 2000 में किया गया था, बिलासपुर में 2000 में किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है, राजस्थान उच्च न्यायालय का मूल स्थान का जोधपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है, तो जोधपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय कब बनाया, 1950 में बनाया। राजस्थान में जोधपुर में 1950 में उच्च न्यायालय बनाया था राजस्थान का।
केरल उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो केरल उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था 1947 में किया था। 1947 में ध्यान रखेंगे। उच्चतम न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय होता है? तो अभिलेखीय न्यायालय होता है। ध्यान रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अभिलेखीय न्यायालय कौन होता है? आपको ऑप्शन मिलेगा सर्वोच्च न्यायालय या आपको उच्च न्यायालय। तो ये आपको उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है, अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का उदाहरण कौन है? आपको ध्यान रखेंगे, ये उच्च न्यायालय जो है अभिलेख न्यायालय का उदाहरण है। लोकपाल की स्थापना कब हुआ था? तो लोकपाल की स्थापना पूछ रहा है। तो लोकपाल की स्थापना आपको 1987 में लोकपाल की स्थापना जो है लोक अदालत है। लोक अदालत की स्थापना जो है, लोक अदालत की स्थापना 1987 में लोक अदालत की स्थापना किया गया था। लोक अदालत पूछेगा तो क्या बताएंगे? लोक अदालत आपको 1987 में किया गया था लोक अदालत की स्थापना। दिल्ली में पहली लोक अदालत की बैठक कब हुआ था? तो दिल्ली में पूछ रहा है पहली बार लोक अदालत की बैठक आपको कब किया गया था? तो अक्टूबर 1985 में किया गया था। अक्टूबर 1985 में प्रथम बार लोक अदालत दिल्ली में बैठा हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण कब पारित किया गया? उपभोक्ता संरक्षण कब विधेयक पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण कब पारित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, आपको 1986 में किया गया था। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कब पारित किया गया था? ध्यान रखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था। केंद्रीय प्रशासन अधिकरण की जानकारी किस आर्टिकल से मिलती है? तो आपको 223 के ए से जानकारी मिलती है। केंद्रीय प्रशासन अधिकरण की जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है? तो 323 के 1 आर्टिकल से मिलते हैं। 323 के 1 आर्टिकल से आपको केंद्रीय प्रशासन प्राधिकरण की जानकारी हमें मिलती है। ध्यान रखेंगे। केंद्रीय प्रशासन प्राधिकरण अधिनियम कब लाया गया था? केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण अधिनियम आपको 1985 में लाया गया था। 1985 में केंद्रीय प्राधिकरण अधिनियम लाया गया था। 1985 में लाया गया था। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जब लाया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जो थे। ध्यान रखेंगे, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पारित किया गया था उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। राजीव गांधी। ध्यान रखेंगे। राज्य शासन के लिए संविधान के किस भाग में प्रावधान किया गया? राज्य शासन के लिए जो संविधान के किस भाग में परिवर्तन किया गया? तो भाग 6 में किया गया है। राज्य शासन के लिए संविधान में किस भाग का प्रावधान किया गया? तो भाग 6 में किया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। राज्यपाल का मुख्य कौन होता है? तो राज्य का कार्यपालिका जो है, राज्य के कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका प्रमुख जो होता है आपको राज्यपाल होता है। तो राज्य के कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, जिसकी जानकारी आपको 153 में किया गया। 153 में मूल संविधान में किया गया है। तो राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल में? तो 153 आर्टिकल में बताया गया है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये प्रावधान कब लाया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में लाया गया था। और देखते हैं, एक व्यक्ति जो है 2-3 राज्य का राज्यपाल का निर्वहन करते हैं। ये प्रक्रिया जो कब लाया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल बनेंगे। ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, राज्यपाल की योग्यता के लिए कितना उम्र होना चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए कितना हो जाएगा? 35 वर्ष। और राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति जो है, राज्यपाल की नियुक्ति आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख रुपया है। 3.5 लाख रुपया है। राज्यपाल का वेतन कितना है जी? 3.5 लाख रुपया मिलता है। राज्यपाल को 3.5 लाख रुपया मिलता है। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ लेना होता है? राज्यपाल जो है आपको ध्यान रखें किसके सामने शपथ लेते हैं? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने
है ना। आपको राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष जो शपथ लेते हैं राज्यपाल, तो आपको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने राज्यपाल शपथ लेते हैं। और राज्यपाल, ये आपको ध्यान रखेंगे, राज्यपाल के समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से होते हैं, तो राज्य का समस्त कार्यपालिका का काम जो है किसके नाम से होते हैं, तो आपको राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्य के समस्त कार्यपालिका का काम किसके नाम से होता है भाई, किसके नाम से, तो राज्यपाल के नाम से होता है, राज्यपाल के नाम से होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्य लोक सेवा आयोग जो है नियुक्ति करेगा राज्यपाल के द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है राज्य लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता और मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति कौन करेगा, महाधिवक्ता और मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति आपको राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता जो है उस राज्य का विधि अधिकारी होता है। मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलाता है, तो मुख्यमंत्री का शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री का शपथ आपको राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति से परामर्श देता है, जिसकी चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है, आपको 217 के सब आर्टिकल 1 में है। 217 के सब आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है, तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो है राष्ट्रपति से परामर्श देता है, जिसकी जानकारी हमें 217 के सब आर्टिकल 1 में बताया गया। 217 के 1 आर्टिकल समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग है, बिल्कुल है भाई, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, जिसकी जानकारी किस आर्टिकल से, 164 आर्टिकल से। तो 164 आर्टिकल में क्या बताया गया, राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग है, राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग है, जिसकी जानकारी 164 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। यदि विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त होता है, तो राज्यपाल उस सदस्यों के एक व्यक्ति को संविधान सभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है, जिसकी जानकारी हमें किस आर्टिकल से, तो 333 से मिलता है। 333 आर्टिकल से मिलता है। 333 आर्टिकल में क्या बताया गया, तो ये संविधान के आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो राज्यपाल उस समुदाय के लिए जो है विधानसभा को मनोनीत कर सकता है, जिनकी जानकारी हमें 333 में मिलती है। 333 में विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, राज्यपाल के पहले ही, राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही लेकर आपको विधानसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है। आगे बात करते हैं। मृत्युदंड की क्षमा सिर्फ किसके पास होती थी, मृत्युदंड की जो क्षमा जो है आपको राष्ट्रपति के पास ही है, राष्ट्रपति के पास ही रहता है। राष्ट्रपति शासन के विषय में जानकारी किस आर्टिकल में, राष्ट्रपति के शासन के विषय की जानकारी आपको 356 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति शासन के विषय में जानकारी पूछेगा तो किस आर्टिकल में बताइएगा, तो 356 आर्टिकल याद रखिए। किस राज्य में विधान परिषदों की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में क्या है, किसी भी राज्य के लिए विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति की प्रावधान जो है किस आर्टिकल में, 169 आर्टिकल में। चलिए 169 आर्टिकल में क्या है, विधान परिषद की स्थापना कर सकते हैं या समाप्ति कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको किस आर्टिकल में, तो 169 आर्टिकल में बताया गया। 169 आर्टिकल में राज्य विधानमंडल उच्च सदन होता है। राज्य का विधानमंडल क्या होता है ना, ये राज्य के लिए राज्य विधानमंडल उच्च सदन होता है, तो विधान परिषद होता है। तो कौन होता है भाई, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है, विधान परिषद होता है। विधान परिषद होता है, ध्यान रखेंगे। विधान परिषद की जो स्थापना या समाप्ति की चर्चा आपको 169 में किया गया है, ध्यान रखेंगे। और ये सबसे बड़ा उच्च सदन होता है विधान परिषद, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कुल कितने विधान परिषद है जी, कितने राज्य में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्य में विधान परिषद काम कर रहा है, तो ये 6 राज्यों में विधान परिषद काम कर रहा है, 6 राज्यों में। विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने होता है, तो 30 वर्ष होता है। 30 वर्ष विधान परिषद के लिए बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, तो 30 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का आता है। 6 वर्षों का, जिसे राज्यसभा का होता है, उसी तरह विधान परिषद होता है। राज्य के लिए राज्यपाल की तरह ये विधान परिषद काम करता है, जिसे उच्च सदन बोला जाता है, जिसका उम्र सीमा जो है 30 वर्षों के लिए इसमें न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के
आधार पर होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के आधार पर होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो है विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनकी नियुक्ति किया जाता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का होता है विधानसभा की कार्यकाल पूछेगा तो 5 वर्षों का होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। विधानसभा के सत्रवासन का अधिकार जो है विधानसभा का सत्रवासन करने का अधिकार जो है राज्यपाल का होता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है विधानसभा में न्यूनतम उम्र सीमा निर्वाचन होने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष विधानसभा है ना, विधानसभा निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष। गोवा में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो गोवा में विधानसभा की सीटों की संख्या 40 को है। 40 को है। गोवा में 40 को विधानसभा है। सिक्किम में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो आपको 32 को है। 32 को ध्यान रखेंगे। सिक्किम में कितना है विधानसभा? 32 में। गोवा में आपको 40 को है। 40 को। किस आर्टिकल के तहत विधान सभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान पर रिजर्वेशन दिया गया है? तो आर्टिकल 332 आर्टिकल में। 332 आर्टिकल से क्या समझते हैं? तो 332 आर्टिकल से सर हम यही समझते हैं कि विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों के लिए जो रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया गया है, तो ध्यान रखेंगे आपको 332 आर्टिकल में बताया गया। 332 आर्टिकल में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा? किस विधेयक को धन विधेयक माना जाए या अथवा नहीं माना जाए, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं माना जाए, जिसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा भाई? विधानसभा अध्यक्ष करेगा। विधानसभा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जानकारी कौन बताता है? यह है या नहीं है, तो विधानसभा अध्यक्ष बताता है। विधानसभा अध्यक्ष बताता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 403 है। 403 है जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या 403 है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटों की संख्या आपको 294 कहाँ का विधानसभा है? 294 आपको पश्चिम बंगाल का है। तो वहीं बिहार का है 243 बिहार का है। मध्य प्रदेश के विधानसभा की सीटों की संख्या 230 है। 230 याद रखेंगे। 230 आपको मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में पूछेगा राजस्थान में कितना है? तो 200 है। राजस्थान में कितना विधानसभा की सीटों की संख्या? 200 है। गुजरात में पूछेगा गुजरात में विधानसभा 182। सरदार पटेल की ऊंचाई कितना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऊंचाई कितना है? 182। तो याद रखेंगे 182 आपको विधानसभा भी है। आपको सरदार पटेल की भी ऊंचाई आपको 182 है, ध्यान रखेंगे। चलिए केरल की बात करते हैं। केरल में कितना विधानसभा है? तो 140। केरल में आपको विधानसभा पूछेगा 140। मिजोरम में विधानसभा 140 को है। 40 को। मिजोरम में कितना है विधानसभा? 40 को है। झारखंड में विधानसभा पूछेगा। झारखंड में विधानसभा 81। झारखंड में 81। मणिपुर मेघालय में कितना है? मणिपुर और मेघालय में आपको 60 है। मणिपुर और मेघालय में कितना है? 60 को है। मणिपुर और मेघालय में 60 को है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद जो होते हैं, विधान परिषद में आपको 100 है। विधान परिषद में 100 है। उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद है। विधान परिषद की संख्या कितना है? 100 गो है। महाराष्ट्र में विधान परिषद पूछ रहा है 78 है। विधान परिषद पूछेगा 78 है ना। बिहार में कितना है? 75 है। बिहार में 75 विधान परिषद। कर्नाटक में विधान परिषद कितना है? आपको 75। बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद की संख्या कितना? 75 है, ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद आपको 58 है, 58 है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषदों की संख्या आपको 58 है। तेलंगाना में विधान परिषद जो है आपको 40 है। विधान परिषद जो है तेलंगाना में कितने हैं? तो विधान परिषद जो है तो आपको तेलंगाना में 40 है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपया। राष्ट्रपति का वेतन महीना कितना मिलता है? तो 5 लाख मिलता है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन आपको 4 लाख है। उपराष्ट्रपति को जो है 4 लाख है। राज्यपाल का 3.5 लाख है। राज्यपाल का 3.5 लाख है। 2,80,000 किसका है? 2,80,000 आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का है। अन्य न्यायाधीशों का 2,2.5 लाख रुपया है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन कितना मिलता है? तो 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष का जो है वेतन कितना? 4 लाख रुपया है। 4 लाख रुपया है, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल का मासिक वेतन देखिए, राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख है। राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख रुपया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मान्यवादी का मासिक वेतन 2 लाख मतलब 2.5 लाख रुपया है। मान्यवादी का जो वेतन पूछेगा तो 2.5 लाख रुपया है। मान्यवादी के वेतन आपको 2.5 लाख रुपया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किस आर्टिकल में किया गया था? मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किस आर्टिकल में? 167 में किया गया। 167 में क्या बताया गया? मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया। मुख्यमंत्री के सीएम का
167 में आपको मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। केंद्र शासित प्रदेश का शासन किसके अंतर्गत चलाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश का जो शासन व्यवस्था आपको राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का जो शासन व्यवस्था किसके अंतर्गत चलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। किस आर्टिकल के तहत मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? किस आर्टिकल के तहत मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? आर्टिकल जो है 239 के क के सब आर्टिकल 6 में 239 के क के सब आर्टिकल 6 में बताया गया है जो मंत्रिपरिषद जो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, जिसकी जानकारी 239 के क के सब आर्टिकल 6 में बताया गया है। भारत में केंद्र और राज्य संबंध का प्रावधान किस देश से लिया गया? केंद्र और राज्य के जो प्रावधान का जो लिया है कनाडा से लिया गया है। केंद्र और राज्य के जो प्रावधान जो लिया गया है आपको कनाडा से लिया गया है, कनाडा के मॉडल से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की चर्चा किया गया? किस अनुसूची में केंद्र और राज्य की चर्चा किया है? 7वें अनुसूची में। केंद्र और राज्य की जो जानकारी हमें किस सूची से मिलती है? तो 7वें अनुसूची से मिलती है। रक्षा किस सूची के विषय है? तो रक्षा जो संघ सूची के विषय है। रक्षा पूछेगा तो संघ सूची, रेलवे, डाक टिकट, ये सब चीज संघ सूची का है। वर्तमान में राज्य सूची की संख्या आपको 66 है। वर्तमान में राज्य सूची की संख्या कितना है? तो राज्य सूची की संख्या 66 है, ध्यान रखेंगे। लोक सेवा किस सूची का विषय है? लोक सेवा जो है राज्य सूची के विषय है। लोक सेवा पूछेगा तो लोक सेवा जो है राज्य सूची के विषय है। लोक सेवा किस सूची के विषय है? आपको राज्य सूची के विषय है। किस संशोधन के तहत वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और वाट तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि के विषय में समर्थित सूची में शामिल किया गया? तो आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको शामिल कर लिया गया समवर्ती सूची में। किसको वन को, शिक्षा को, जनसंख्या नियंत्रण, बाटा होता है बटखरा उटखरा को, पक्षियों की सुरक्षा की जानकारी हमें समवर्ती सूची में शामिल कर लिएगा। आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपको समवर्ती सूची में इसी को डाल दिया गया, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। किस आर्टिकल के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? किस आर्टिकल के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावित करने हेतु संसद जो है राज्य सूची पर विषय बना सकती है, कानून बना सकती है? आपको 253 आर्टिकल जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावित बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 253 आर्टिकल। 253 समझ में आ गया ना? सहकारिता आयोग का गठन, सहकारिता आयोग का जो गठन 1983 में किया गया। सहकारिता आयोग का जो गठन आपको पूछेगा 1983 में किया गया। सहकारिता आयोग पूछेगा तो क्या बता देंगे? सहकारिता आयोग का जो गठन 1983 में किया गया। 1983 में पूंछी आयोग का गठन पूछेगा। पूंछी आयोग का गठन आपको अप्रैल 1988 में। पूंछी आयोग पूछेगा तो क्या बताएंगे? 1988 में। सहकारिता आयोग पूछेगा तो आपको 1983 में किया गया। 1983 बस। पूंछी आयोग आपको अप्रैल 1988 में किया गया था। सहकारिता आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? जनवरी 1988 में। सहकारिता आपको रिपोर्ट दिया था कब? 1988 में। तो आप गठित किया गया था 1983 में, गठित किया गया था 83 में और रिपोर्ट दिया था आपको जनवरी 1988 में। 88 में ही पूंछी आयोग का गठन आपको अप्रैल 1988 में किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर बागची का निधन हुआ था। डॉक्टर बागची का निधन हुआ था आपको फरवरी 2008 में। डॉक्टर बागची का निधन हुआ था फरवरी 2008 में हुआ था, ध्यान रखें 2008 में हुआ था। किस आर्टिकल के तहत है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध संसद की शक्तियों की जानकारी मिलती है? तो 247 आर्टिकल। एक बार और समझते हैं 247 आर्टिकल से क्या समझते हैं? तो इसके तहत है कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के उपबंध की जानकारी हमें संसद की शक्तियों की जानकारी मिलती है। माने कि किसी न्यायालय की स्थापना करने की जानकारी हमें ये संसद को ये पावर दिया गया किस आर्टिकल के तहत? तो 247 आर्टिकल के तहत आपको न्यायालयों की स्थापना कर सकता है, संसद की ये पावर दिया गया 247 आर्टिकल, ध्यान रखेंगे। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय हित में समर्थित सूची से संबंधित जो है किसी मामले में संसद के कानून बनाने की शक्ति दे दिया गया है? तो 249 आर्टिकल। 249 आर्टिकल समझ में आ गया? चलिए 249 आर्टिकल समझाते हैं। राष्ट्रीय हित में समर्थित सूची से संबंधित जो है किसी मामले में संसद
कि कानून बनाने की यह शक्ति दे दिया गया। संसद जो है आपको समर्थित सूची में राज्य सूची में कानून बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है ना। जो राष्ट्र हित के लिए संबंधित होगा आपको 249 में बताया, 249 में बताया गया है। संसद जो राष्ट्रीय हित में कानून बना सकता है राज्य के लिए 249 में बताया गया, 249 में, इस बात को ध्यान रखेंगे। राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकालीन की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस आर्टिकल में था? 257 आर्टिकल में क्या है? तो 257 में आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। आपातकाल इमरजेंसी जब लगता है तो संसद जो है उस राज्य के लिए कानून बना सकता है। किस आर्टिकल में? आपको 257 आपातकाल के द्वारा राष्ट्रीय हित में, देखिए दोनों को पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय हित के लिए जो है संसद कानून बनेगा 249, और आपातकाल के लिए, आपातकाल में अगर ऐसे कानून बनाने के लिए तो 257। राष्ट्रीय हित आपको 249, आपातकाल 257, आपातकाल में 257, राष्ट्रीय हित में 249, याद रखिए। चलिए दोनों कंप्लीट हो गया, कंफ्यूजन नहीं करना, दोनों कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं। कुछ मामले में संघ का राज्य के ऊपर नियंत्रण की जानकारी, कुछ मामले में संघ का राज्य के ऊपर नियंत्रण की जानकारी किस आर्टिकल में है? तो आपको 257 है ना। आपातकाल में इमरजेंसी में कानून बनेगा संसद के द्वारा, इस बात को ध्यान रखेंगे। राज्यपाल के संघ का राज्य के ऊपर नियंत्रण, मतलब कि केंद्र सरकार जो है राज्य के ऊपर नियंत्रण किया हुआ है। जैसे मोदी गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है या कोई भी राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, किस आर्टिकल का था? 257 आर्टिकल पर राज्य पर कंट्रोल किया हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश संघ सरकार जो है ना, कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट सरकार जो है, जो 257 के तहत नियंत्रण किया गया है। संघ के द्वारा आरोपित किंतु राज्य के द्वारा संग्रहित और उपयोग किए गए इनकी जानकारी जो है चर्चा आपको 268 में किया गया। 268 में क्या बताया गया है? 268 में ये बताया गया है, संघ के द्वारा आरोपित किंतु राज्य के द्वारा संग्रहित या उपयोग किए गए उसकी जानकारी की चर्चा जो है किस आर्टिकल में? 268 में किया गया है। केंद्र राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा, केंद्र राज्य के जो अनुदान की चर्चा किस आर्टिकल में? केंद्र सरकार से जो है राज्य के लिए जो है ना अनुदान की चर्चा आपको 269 में किया गया। तो 269 में क्या बताया गया? तो केंद्र राज्य को संघ से अनुदान की चर्चा किया गया। केंद्र राज्य को संघ से अनुदान मिलेगा जिसकी जानकारी आपको 269 में बताया गया है। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा, कुछ राज्यों के लिए जो संघ से अनुदान की चर्चा 275 में किया गया है। 275 में ध्यान रखेंगे। देखिए दोनों बात देखिए 269 कितने में है? क्या संघ राज्य के लिए संघ से अनुदान की चर्चा, और कुछ राज्यों के लिए संघ से अनुदान की चर्चा, स्पेशल पैकेज जिसको बोलते हैं, स्पेशल में 75, स्पेशल में जो कुछ रवल में तो 275, ऐसे में सभी राज्य के लिए 269। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। बिजली पर करों की छूट की चर्चा किस आर्टिकल में? बिजली पर जो है ना बोलते हैं कि बिजली फ्री हो गया, जिसकी करों की छूट की जानकारी किस आर्टिकल में? तो 287 में क्या बताया? 287 में बताया गया है कि बिजली पर करों की छूट की जानकारी आपको 287 में किया गया। 287 आर्टिकल समझ में आएगा। बिजली की करों को छूट हो गया, बिजली फ्री होता है ना, बिजली फ्री आपको नहीं बोलते हैं कि 200 यूनिट 1 यूनिट का फ्री कर देंगे, तो ये करों की छूट की जानकारी आपको 287। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। 287 किसी राज्य की संपत्ति एवं आय की संघीय करों का छूट की चर्चा जो है किस आर्टिकल में है? आपको
नवासी में 289 में क्या बताया गया 289 चलिए याद करते हैं। तो 289 में ये बताया गया, क्या बताया गया सर, किसी राज्य की संपत्ति और आय की संघीय करों से छूट, मतलब कि संघ सरकार मतलब कि केंद्र सरकार से जो है उस पर छूट दिया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत है 289 के तहत। 289 समझ में आएगा, करों की छूट मिलेगा, राज्य को करों को छूट मिलेगा, केंद्र सरकार के द्वारा जो है करों से छूट मिलेगा 289 के तहत। कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन की जानकारी, कुछ व्यय और पेंशन के संबंध में जो समन्वय की जानकारी जो किस आर्टिकल में, तो 289 में जो है 289 में 89 में दिया गया है। तो 289 में आपको करों के लिए छूट मिलेगा, कुछ दशाओं में पेंशन से संबंधित समायोजन, पेंशन व्यवस्था जो है 289 में। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा दिए गए उधार की जानकारी किस आर्टिकल में, भारत सरकार जो उधार देती है जिसकी जानकारी किस आर्टिकल में है, तो 292 में 292। तो 292 की क्या बताया गया, भारत सरकार जो उधार देती है जिसकी जानकारी किस आर्टिकल में, भारत सरकार जो उधार देती है किसकी जानकारी मिलती है, तो 292 मिलती है। 292 में राज्य के द्वारा दिया गया उधार की जानकारी, राज्य के द्वारा देखो ये राज्य के द्वारा आपको 293 राज्य के लिए दिया गया उधार किस आर्टिकल में, तो 293 में, भारत सरकार के द्वारा 292 में। चलिए बात याद करते हैं 292 93। भारत सरकार जो उधार में देगी ना उसकी जानकारी किस आर्टिकल में, भारत सरकार उधार में पैसे देती है या कुछ भी देती है जिसकी जानकारी किस आर्टिकल में, 292। और राज्य सरकार जो उधार की जानकारी आपको 293। तो 92 93 समझ में आ गया, 292 93 समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया जाएगा केंद्र और राज्य के बीच में जो है समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति करेगा, जिसके लिए है ना, जिसके आर्टिकल जो है 263 आर्टिकल। अंतर्राज्यीय परिषद जो है कौन करेगा, तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है राष्ट्रपति करेगा। केंद्र और राज्य के बीच में अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना किस आर्टिकल कहता है, 263 आर्टिकल समझ लिए। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की गठन किया गया, पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद के गठन जून 1990 में किया गया। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की जो गठन किया गया था जून 1990 में किया गया था, 1990 में किया गया था, जिसकी जानकारी आपको 263 आर्टिकल में देखने को मिलता है। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक पूछ रहा है, बैठक पूछेगा तो आपको 10 अक्टूबर 1990 में, बैठक 10 अक्टूबर 1990 में किया गया, 10 अक्टूबर 1990 में, जून 1990 में स्थापना किया गया था। आर्टिकल 256 में बताया गया है, 263 में 56 में। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन आपको 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सुमन के बेरी थे। पहले अध्यक्ष जो कौन थे, सुमन के बेरी। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे, तो अमिताभ कांत थे, अमिताभ कांत। उपाध्यक्ष पूछेगा तो सुमन के बेरी, और कार्यकारी अधिकारी कौन, अमिताभ कांत को बनाया गया था, अमिताभ कांत को। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया था, तो 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, ध्यान रखेंगे। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था, 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग का जो स्थापना किया गया था 15 मार्च 1950 में। 1950 में आपको 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का जो गठन किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम अध्यक्ष बने हुए थे। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखेंगे। प्रथम योजना आयोग का उपाध्यक्ष पूछेगा, तो गुलजारी लाल नंदा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो आप तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष पूछ देगा तो ये उपाध्यक्ष पूछेगा, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताएंगे, गुलजारी लाल नंदा बनाए गए थे, गुलजारी लाल नंदा को उपाध्यक्ष बनाया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन पूछ रहा है, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपको 6 अगस्त 1952 किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं।
किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा है? किसने जो है राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट को बोला है? तो के संथानन ने बोला है। के संथानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा है। सुपर कैबिनेट किसको बोलते हैं? सुपर कैबिनेट आपको राष्ट्रीय विकास परिषद को बोलते हैं, सुपर कैबिनेट, जिसको के संथानन के द्वारा बताया गया था। के संथानन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। लोक सेवा आयोग की जो स्थापना पूछ रहा है, लोक सेवा आयोग की स्थापना आपको तो किस अधिनियम के तहत? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। और लोक सेवा आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1926 में किया गया था। वो अधिनियम पूछेगा तो 1919 में, स्थापना पूछेगा 1926 में। याद कीजिए तो 1926 में क्या किया गया था? लोक सेवा आयोग की स्थापना किया था 1926 में किया गया था। लोक सेवा आयोग की स्थापना जो किया गया था 1926 में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो ये अब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है, 10 है। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है, ध्यान रखेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति आपको कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति आपको ध्यान रखेंगे राज्यपाल करता है। और संघ लोक सेवा आयोग आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान के किस आर्टिकल में वित्तीय आयोग का गठन किया? वित्त आयोग का जो गठन किया गया 280 में किया गया, 280 में किया गया, ध्यान रखेंगे 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया। वित्त आयोग का गठन का अधिकार किसके पास होता है? वित्त आयोग का जो गठन का अधिकार जो है राष्ट्रपति को दिया गया, 280 में बताया गया है। 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके गठन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस आर्टिकल का तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश पर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष करवाता है? तो आपको 281 एक बार समझिएगा। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो रखवाएगा तो 281 में, और 280 में इसकी स्थापना किया गया। रखवाएगा संसद के सदन में तो 280 के तहत रखाएगा, है ना। 281 के तहत रखवाएगा 280 में, जिसकी जानकारी किया गया है, सदन के पटल पर रखवाएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन पूछेगा तो 243 के झ में किया गया है। 243 में राज्य लोक सेवा आयोग पूछेगा तो क्या बताएंगे? 280 तो बता ही दिएंगे ना वित्त आयोग, लेकिन राज्य के लिए वित्त आयोग का जो गठन किया गया किस आर्टिकल में बताया गया? तो राज्य के लिए जो वित्त आयोग जो बताया गया था 243 के झ में बताया गया। 243 के झ में क्या बताया गया? तो यही बताया गया है राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया जाएगा 243 के झ में बताया गया। 243 समझ में आया? 243 समझ में आएगा। 243 के झ में क्या है? राज्य के लिए वित्त आयोग किया गया है। असम के लिए 280 है। पहली बार वित्त आयोग का गठन किया गया 1950 में किया गया। पहली बार वित्त आयोग का जो गठन किया गया था 1951 में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था 1951 में किया गया था। अब प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा तो केसी नियोगी को बनाया गया था। केसी नियोगी जो थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया था? 1956 में किया था। 1956 में किया गया था। प्रथम को 1951 में, जिसके केसी नियोगी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बार पूछेगा तो 1956 में किया गया था। दूसरी बार जो है के संथानन समिति, जिसे सुपर कैबिनेट बोलते हैं, किसको बोला गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट बोला जाता है। के संथानन के द्वारा बताया गया था। ये जो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए थे के संथानन। तीसरा वित्त आयोग का जो गठन किया गया, तीसरा वित्त आयोग का गठन 1960 में, और तीसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के चंदा को बनाया गया था। ए के चंदा क्या बनाया गया था? तो तीसरे वित्त आयोग का जो गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाया गया था ए के चंदा, जो 1960 में स्थापित किया गया था। तृतीय वित्तीय। चौथा वित्त आयोग का गठन आपको 1964 में, चौथा का पूछेगा 1964 में। चौथा वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर पीबी रमन्नार थे। पीबी रमन्नार जो थे चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए थे। 1964 की बात था। चौथा वित्त आयोग का जो अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर पीबी रमन्नार को बनाया गया था। सातवें वित्त आयोग का जो गठन 1977 में किया गया था। सातवें वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो जेपी सेल्टर को बनाया गया था। जेपी सेल्टर को बनाया गया था। सातवें वित्त आयोग का 1977 में जेपी सेल्टर।
8वें वित्त आयोग पूछेगा, 8वां वित्त आयोग का जो गठन किया गया था 1977 में, वाई.बी. चौहान को। 8वें वित्त आयोग पूछेगा तो वाई.बी. चौहान को बनाया गया था अध्यक्ष। 13वें वित्त आयोग पूछेगा तो 13वें वित्त आयोग को 2007 में 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है था? विजय एल केलकर, विजय एल केलकर को बनाया गया। 13वें वित्त आयोग जो है 2007 में बनाया गया, जिसके अध्यक्ष पूछेगा तो विजय एल केलकर को बनाया गया था। 14वें वित्त आयोग का जो गठन किया गया था 2013 में किया गया था। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो वाई.बी. रेड्डी को बनाया गया था, वाई.बी. रेड्डी को बनाया गया था, ध्यान रखेंगे वाई.बी. रेड्डी के। 15वें वित्त आयोग पूछेगा तो 15वें वित्त आयोग का जो गठन 2017 में किया गया था, एन.के. सिंह को बनाया गया था। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो एन.के. सिंह 2017 में बनाया गया था। चलिए वित्त आयोग की जो बात खत्म हुआ। वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पर एन.के. सिंह का कार्यकाल कब से कब तक? तो 2021 से लेकर 2026 तक ले रहेगा। 15वां वित्त आयोग में जो है एन.के. सिंह जो है कब तक ले रहेंगे? तो 2026 तक ले बनाएंगे, 2026 तक ले। संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया था? भाग 15 में किया गया है। संविधान के किस भाग में निर्वाचन की चर्चा किया गया? निर्वाचन पूछेगा, निर्वाचन की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो भाग में है, तो भाग पूछेगा तो भाग 15 में। निर्वाचन आयोग पूछेगा तो निर्वाचन आयोग किस भाग में? आपको ध्यान रखेंगे भाग 15 में है। और चलते हैं 600वें नंबर का क्वेश्चन जो है 600 पर हम लोग बात करते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया? तो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना आपको 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। तो 25 जनवरी 1950 को जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस प्रकार से ये वीडियो समाप्त होता है। और ये आपको 600 क्वेश्चनों का वीडियो था, ठीक है ना। ये पार्ट 3 वीडियो था और चौथा वीडियो पार्ट आएगा तो उसमें पूरा समाप्त कर देगा। 880 क्वेश्चनों का जो सीरीज है पूरा पॉलिटी आपको समाप्त हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही हमारे लिए मोटिवेशनल होगा यार, बहुत एनर्जी लगता है।